चलिए बच्चों, लेट अस स्टार्ट बिकॉज ऑलरेडी वी हैव कंडक्टेड 2 सेशंस. Am I right, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the very first session, we had discussed how we can prepare for need. In the very second session, we have discussed कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, बायोलॉजी पूरी किस तरीके से पढ़नी है, हायरार्कीज क्या है, और उस लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी पढ़ते समय हमें किस तरीके से पढ़ना होता है. मैंने एक अवार्ड भी आपको बताया होगा, आई थिंक ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. ओके, परफेक्ट. Balzan Prize, the International for Biology, and the Crawford Prize. परफेक्ट. खुशी अहिरे. खुशी Yes, sir. अहिरे. हाँ, बेटा ये ऐसे गड़बड़ नहीं करो अनम्यूट करके. छोटे बच्चे की रोने की आवाज बीच में आ रही है. Sorry, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें ज्ञान के मंदिर में बैठे हैं. आप अपने घर में किसी भी स्थिति में बैठे हो, मैं अपने घर में ज्ञान के मंदिर में बैठा हूं. मुझे आपको बेहतरीन देना है बस. तो मेरा निवेदन होगा आपसे कि आप ऐसी गड़बड़ कोई ना करें. ओके? Yes, sir. Sorry. ओके, नो प्रॉब्लम. सो मैंने आपको वो 3 प्राइज बताया. दैट वाज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. यूजुअली बच्चे वो छोड़ देते हैं और वो पढ़ते नहीं क्योंकि वो सबसे चैप्टर के पहले दिया हुआ है. बट सिंस वी आर Proud Resonites. Proud Resonites. we have to learn from page number 1. हमें पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन न जाने कहां से आ जाए, लेकिन आएगा एनसीईआरटी से. उसके बाद फिर मैंने आपको लिविंग की डेफिनेशन बताई. लिविंग की डेफिनेशन में मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स बताए जो उसे नॉन लिविंग से अलग करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी स्विच टू टेक्सोनॉमिकल पार्ट. और उस टेक्सोनॉमिकल पार्ट में मैंने कुछ टूल्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स बताए. व्हाट वाज बायोसिस्टमैटिक्स? What was biosystematics? Doctor. Systematic study of Very nice. कौन बोला? glory. ग्लोरी. वेरी नाइस बेटा. ग्लोरी, मैंने आपसे कहा था बेटा सिस्टमैटिक्स यानी बायोसिस्टमैटिक यानी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी और अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू बायोलॉजी. क्योंकि इतनी ह्यूज बायोडायवर्सिटी है, उस इतनी ह्यूज बायोडायवर्सिटी में कोई भी आदमी कैसे पता लगा सकता है कि कितने टाइप की चींटियां होती हैं, कितने टाइप के स्नेक्स होते हैं, कितने टाइप के लिजर्ड्स होती हैं, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं. इट्स अ बिट टफ. लेकिन उसके लिए मैंने आपको क्वाड्रेट मेथड बताई थी. मैंने नासिक में आपको बताया था कि कैसे ग्रुप बना के स्टडी की जा सकती है. राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डॉक्टर सूरज, हमें ये तो समझ में आ गया कि इस तरह से स्टडी की जा सकती है, वो एक टूल हुआ, लेकिन फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट टेक्सोनॉमी. तो आज मैं आपको बताऊंगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, फिर मैं आपको बताऊंगा टेक्सोनॉमिक टूल्स या टेक्सोनॉमिक एड्स. सूरज, अग्री? Yes, sir. चलिए, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया था. एक बार मुझे कंफर्म कीजिए. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट. हेडिंग डालते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में पूरी डिग्निटी मेंटेन करते हुए पूरा सिग्निफिकेंस दे बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए सिंसियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स को, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको बताया हो, सडनली हम लोग कहीं जाते हैं, अचानक से रेंगता हुआ कोई चीज सामने से निकल जाए, हम कह देते हैं सर सांप. Why you categorize it as a snake? Because ये रूल कहता है कि यदि कोई ऐसा रेंगने वाली चीज हो जिसमें पैर ना हो तो वो स्नेक की कैटेगरी होती है, रेप्टाइल की कैटेगरी होती है. तो अपन ने उसे कह दिया स्नेक. अदरवाइज स्नेक जैसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता दोस्तों. होता तो वाइपर है, होता अजगर है, होता एनाकोंडा है, होता कोबरा है, होता किंग कोबरा है, लेकिन स्नेक कुछ नहीं होता. दैट्स अ ग्रुप. So based on their rules, based on some rules, we have categorized an organisms into some categories.
Let's see what are those categories, because taxon means बताया था, what is it? Arrangement. Arrangement, very nice. And nomos means Rules. 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 Arrangement according to rule. So arrangement according to rule is known as taxonomy. अब रूल कहता है कि इंसानों को होमोसेपियंस में रखा जाए तो होमोसेपियंस में रखा, यदि वो कहते हैं रैट्स को रैटस रैटस में रखना है तो रैटस रैटस में रखना है, यदि वो कहते हैं मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाए तो मैंगीफेरा इंडिका। मतलब रूल कहता है कि मैंगीफेरा इंडिका जितने भी प्लांट्स मैंगो जैसे होंगे वो सब मैंगीफेरा इंडिका होंगे, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि नाम यूनिक होता है ना, नाम यूनिक होता है, तो वो सब रूल्स के बेस पर होता है। समझते हैं। कैटेगरीज में सबसे बड़ी कैटेगरी होती है एनीवन? Kingdom. मैंने एक न्यूमोनिक आपको बताया था, Phylum. Phylum. क्या था वो न्यूमोनिक? Class. Kalu Pelwan can Kalu order Pelwan for can order sabji. An order for परफेक्ट। कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सब्जी या गली सली सब्जी, जो भी कर लो आप। तो KPCOFGS क्लास, क्लास के बाद Order. ऑर्डर के बाद Family. फैमिली, फैमिली के बाद Genus. Genus. जीनस के बाद species. Species. तो इसे कहते हैं बच्चों टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या कहते हैं? Taxonomical hierarchy. हायरार्की। परफेक्ट। अब इसमें यदि मैं एक डेफिनेशन वाइज बताऊं तो ठीक वैसा ही है दोस्तों, ठीक वैसा ही है। एक था बी ऑन म्यून, ठीक वैसा ही है जैसा सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सॉरी टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ठीक वैसे एक हायरार्की मैंने बनाई। जिसमें स्पीशीज की मैं बात करूं तो ये स्पीशीज होती है जो इंट्रा ब्रीडिंग होती है। इंट्रा ब्रीडिंग मतलब कभी भी यदि मैंने कोई एक सैंपल पॉपुलेशन लिया कि ये कोई एक एरिया है, इस एरिया में एक स्पीशीज है ए, तो डेफिनेटली इसमें केवल ए ही होंगे, इसमें बी नहीं हो सकता क्योंकि बी तो दूसरी स्पीशीज है, और ए कभी बी से मैटिंग नहीं कर सकता। ए मैटिंग करेगा तो किससे? ए, और क्या बच्चे पैदा करेगा? तो अगेन ए, यानी ए विल नॉट इंटरब्रीड, ए विल breed into their species only. Okay? Yes. This is species. And this species is a group of species. Group of a species. Yeah, group of same type of species. Same type of species. लेकिन जीनस में दो टाइप की चीजें होती है। एक होता है बच्चों मोनोटाइपिक जीनस और एक होता है पॉलीटाइपिक जीनस। नाम से ही समझ में आ रहा है। कैन यू टेल मी, कैन यू गेस? Yes, sir. Genus having only one type of species. Only one type of species, or having More than one type of species. one type of species. Very nice. परफेक्ट। चलिए अब आगे की यदि अपन बात करते हैं तो उसमें आता है फैमिली। डेफिनेटली इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more genus with same behavior, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऑर्डर में यदि 10 फैमिली रखते हैं तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होगी, इसलिए उसको एक ऑर्डर में रखा है। उसके बाद कि क्लास में रखेंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी, इसीलिए तो टोटल 5 किंगडम बनाए गए ना। यानी यदि मैं बात करूं एनिमल किंगडम की
तो एनिमल किंगडम में क्या समानता है कि एवरीवन हैव नर्वस सिस्टम, एवरीवन कैन वॉक, एवरीवन कैन मूव, तो वो सब कॉमन कैरेक्टर हुए। लेकिन यही किंगडम है कि मैं प्लांटे बना दूं तो प्लांट और एनिमलिया का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दे कैन हैव देयर ओन फूड, वी डोंट हैव। दे कैन फोटोसिंथेसाइज, वी कैन नॉट। यानी ऐसे बहुत सारी, दे कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन नॉट। दे हैव क्लोरोफिल, वी डू नॉट। दे हैव सेल्यूलोज, वी डू नॉट। मतलब बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस निकल आएंगे, लेकिन इसमें तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, इसीलिए तो किंगडम एनिमलिया में सारे रखे गए। ऐसी किंगडम मैंने रख दिया फंजाई, उसमें सारे ही फंगस होंगे। तो इस तरीके से एक नीट का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मैं लिख भी दे रहा हूं उसको, नीट 101%, मेरी बात को याद रख लेना, 101% नीट का क्वेश्चन। while moving टॉप टू बॉटम, नहीं समझ में आएगा तो मत बोलना बच्चों। हाँ, while moving top to bottom in a hierarchy, characters in common या common characters in common क्यों कह रहा हूं? common characters, कोई बताएगा इंक्रीज की डिक्रीज? Increase. कॉमन कैरेक्टर्स Increase. ये नीट का स्टेटमेंट है दोस्तों। मेरे पास अलग कलर का पेन होता तो मैं अलग कलर का पेन चला के आपको दिखाता, बट आई डोंट हैव राइट नाउ, तो इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि ये सवाल तो 101% नीट पे पूछा जाएगा। इसको समझते हैं, समझना भी उतना ही टफ है, कंसेप्ट पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूं व्हाइल मूविंग टॉप टू बॉटम, यदि आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो क्या कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं कि घटते हैं? सोचते हैं। किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस और जीनस से स्पीशीज। मुझे भी ये लग रहा बढ़ते है हैं सर, बढ़ते हैं, मुझे भी यही लग रहा है कि बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं भाई? बढ़ते हैं सर। क्योंकि एक फैमिली में मान लेते हैं 10 जीनस, लेकिन 10 जीनस में तो एक ही स्पीशीज होगी ना। 10 जीनस में भाई, यदि मैंने आपसे कहा कि स्पीशीज, एक स्पीशीज का ग्रुप बनाता है, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होंगी एक जेनेरा। मान लेते हैं एक जेनेरा में बहुत सारी स्पीशीज है और वो पॉलीटाइप, मैक्सिमम मोनोटाइप, यानी स्पीशीज की मैं बात करूं तो ह्यूमन स्पीशीज। अब आप में और मुझ में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो स्पीशीज और ये किंगडम, यहाँ किंगडम तो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में तो इंसेक्ट भी है, एनिमल किंगडम में तो हम भी है, और कोई कैरेक्टर कॉमन नहीं, कोई कैरेक्टर कॉमन नहीं। मैं क्लास की बात करूं, यहां तक भी पहुंचूं तो मैमेलिया, अपनी क्लास मैमेलिया, कैटल्स की भी क्लास मैमेलिया, टाइगर भी मैमेलिया, इवन बैट, चमगादड़ भी मैमेलिया, लेकिन दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Please note, everyone please note this statement. Yes, sir. Everyone must note this statement. Noted दोस्तों। पॉलीटाइपिक जीनस का मुझे एक एग्जांपल याद भी है, सोलेनम। सोलेनम ये एक एग्जांपल। मोनोटाइपिक तो हर कोई मोनोटाइपिक ही होता है, एग्जांपल तो केवल पॉलीटाइपिक का ही लगता है, दैट इज सोलेनम। चलिए, अंडरस्टूड दोस्तों? धनेश, अयान, अयान यू ज्वाइन? Yes, sir. परफेक्ट। आपको चीजें समझ में थोड़ी सी नहीं आई होंगी अयान, बट वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके? Okay, sir. मैंने सिर्फ बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते समय कुछ कैटेगरीज बनाई जाती है।
and those categories are based on their some rules. Like for an example, एक example भी ले, I am Homo sapiens. यार मैं Homo sapiens हूं, that means Homo is my genus. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And sapiens is my species. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So definitely जितने भी sapiens species होंगी वो सारे कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर होंगे, क्योंकि यही तो रूल कहता है कि वो इंसान हो, वो बोल सकता हो, वो चल सकता हो, उसमें 2 आंखें हो, 2 कान हो, जो मूवेबल ना हो, क्योंकि कान मूवेबल होते तो वहां पर और स्पीशीज बदल जाती। Am I right? Yes, sir. क्योंकि कहीं ना कहीं भैया क्लास नहीं बदलती, स्पीशीज तो बदल जाती ना, वो कैटल्स हो जाती, यानी हर एक कैरेक्टर पर एक आपको क्लास अलॉट कर दी जाती है। हाँ, मैमेलिया में देखें तो मैमेलिया में बहुत सारे हैं, लेकिन सेपियंस में मैं अकेला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, चलिए बच्चों, अब इसको कैटेगराइज करने के लिए we need some taxonomical tools, taxonomical aids। हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिवाइसेस की जरूरत है जिससे मैं ये कैटेगराइजेशन को इजी कर सकूं, आसान कर सकूं, बना सकूं, समझ सकूं। तो इसमें मेरी मदद करता है कौन? हर्बेरियम। कौन? हर्बेरियम। और कौन मदद करता है? बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन। और कौन मदद करता है? म्यूजियम। Museums. Museum. थर्ड हो गया म्यूजियम। और कौन मदद करता है? जूलॉजिकल पार्क। और कौन मदद करता है? टैक्सोनॉमिकल कौन है? टेक्सोनॉमिक की। और कौन मदद करता है? मोनोग्राफ। और कौन मदद करता है? कैटलॉग एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मुझे पढ़नी है ना। ये टूल्स मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, बड़े मजे से मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझिए। मुझे उसमें कुछ लिखना नहीं है दोस्त, आपसे सिर्फ बातें करनी। हर्बेरियम, भाई आप लोगों के जमाने में स्कूल में हर्बेरियम फाइल नहीं बनवाई जाती, हम लोगों के समय हर्बेरियम फाइल बनवाई जाती। हम लोगों को टीचर्स ऐसी कैप पकड़ा देते थे, टी शर्ट दे देते थे, और एक हाथ में रजिस्टर होता था, और उस रजिस्टर में, जैसे अभी मेरे पास एक रखी हुई है डायरी, इस रजिस्टर में, इस डायरी में एक पेज खोला मैंने, और मुझे सर्वे के दौरान पता लगा कि एक प्लांट ऐसा है, ये प्लांट अजीब टाइप का है थोड़ा सा, मैंने इसको कलेक्ट करना है। मैंने इसको कलेक्ट कर लिया और यहां पर रख दिया, और ये गीला था, ठीक था, मैंने इसको प्रेस कर दिया। 10 दिन बाद मैं देखता हूं तो बढ़िया उसकी इमेज एज इट इज उस पर छप गई। मैंने टेप वेप लगा दिया, फिर इंटरनेट पे सर्च किया कौन सी स्पीशीज है, कौन सा उसका क्लास है। क्यों? अच्छा, मैं पता कैसे लगा पाऊंगा? इंटरनेट पे भी पता कैसे लगेगा दोस्तों? इंटरनेट कोई पिक्चर थोड़ी ही देखता है कि वो कौन सा प्लांट आप उठाएं। हाँ, आपको इंटरनेट में डालना पड़ेगा। I have collected this from seashore area. मैंने इसको नदी किनारे से या समुद्र के किनारे से लिया है। फिर आपको एक और चीज डालनी पड़ेगी। I have collected it in summer. क्योंकि दोस्त ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो केवल समर में ही ग्रो करती है, विंटर में ग्रो नहीं करेगी। देखिए, आपने 2 चीजें डाल दी।
आई हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम सी शोर एरिया, मतलब इंटरनेट गूगल समझ गया कि ये सॉल्टी एरिया में डेवलप होने वाला प्लांट है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि भाई नदी किनारे, समुद्र के किनारे सॉल्ट ज्यादा होता है ना, तो गूगल ने पकड़ लिया, सारे प्लांट्स उसने लगाने शुरू कर दिए सॉल्टी एरिया। फिर आपने डाल दिया कलेक्टेड इन समर, अब वो और थोड़ी सी रेंज नैरो हो गई, अब केवल समर के प्लांट दिखाएगा। फिर आपने डाल दिया कि हैव नो फ्लावर्स, हैव नो फ्लावर्स, अब उसने सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बताने शुरू कर दिए। फिर आपने बता दिया कि इसकी रूट जो थी वो एडवेंटेशियस रूट्स थी, अब वो फाइनल कर दिया कि रूल कहता है जिसकी एडवेंटेशियस रूट्स हो, जो समर में ग्रो करता हो, जिसको फ्लावर ना हो, जो सी शोर पर मिलता हो, वो एक्स टाइप का प्लांट है। और आपका काम आसान हो गया, आपका काम आसान हो गया। आपने एक मदद ली टूल की, हर्बेरियम फाइल की, और आपने उसको फाइनल आइडेंटिफाई कर लिया ये कौन सा पौधा आपने लिया है। अंडरस्टूड दोस्तों? अगर सर इंटरनेट नहीं रहा तो? क्या बोले? सर अगर इंटरनेट नहीं रहा तो? यस, उस समय पे इंटरनेट नहीं रहा होगा ना स्वराज भाई, पांडे जी आप पूछे ना। यस सर। हाँ समझ गया था मैं कि पांडे जी, चुलबुल पांडे ही पूछेंगे और कौन पूछेगा। दोस्त उस समय भी इंटरनेट नहीं था, उस समय भी इंटरनेट नहीं था ना, मैं तो बात कर रहा हूं ये सदियों पुरानी, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया गया होगा, जब ये विटेकर साहब ने बताया होगा, तब उन्होंने कहां से इंटरनेट लिया होगा। उनकी स्टडी देखिए कितनी ज्यादा थी, उन्होंने ऐसे 10 प्लांट कलेक्ट किए होंगे, उन्होंने ऐसे 50 प्लांट कलेक्ट किए होंगे, सब एक जैसे कैरेक्टर को एक तरफ रखा होगा और फिर क्लासिफाई किया होगा, और फिर उनके कैरेक्टर्स ढूंढने शुरू किए होंगे, और जब उनके कैरेक्टर्स ढूंढने शुरू किए होंगे तब समझ में आया कि दिस टाइप ऑफ प्लांट कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस एंड इट शुड बी नेम्ड एज दिस, एंड देन दे डिसाइडेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड दोस्तों? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। अब हर्बेरियम में जहां बात आती है तो क्या लिखना हो, मैं चाहूं तो लिखा भी सकता हूं वन बाय वन, इसे बिटाऊं? Have you noted this? Yes, sir. Just sharing this image and then switching to just sharing the image. आया, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है आज की नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है। इन सब में मदद करने वाला अपना पहला पार्ट हम लोगों ने लिया दोस्तों, हर्बेरियम। हर्बेरियम हर्बेरियम में पहला ही पॉइंट मैं आपको लिखाऊं तो ये हुआ ड्राइड, प्रिजर्व, प्रेस्ड। भाई क्योंकि ड्राई होगा, प्रिजर्व होगा, वो प्रेस यानी दबाया हुआ होगा, है ना, और क्या होगा, नेम ऑफ द कलेक्टर, नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, टाइम ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन कब किया, क्योंकि इसमें भी डिपेंड करेगा ना, भाई मैंने शाम को किया या भरी दोपहर में किया, उस पर भी डिपेंड करेगा कि यार ये किस फैमिली का हो सकता है, क्योंकि ब्लूम्ड है या नहीं है, या पत्तियां मुरझा गई हैं, तो क्या इसको वाटर ज्यादा लगता है, तो यह क्या उसी कंडीशन में मिलेगा, डेजर्ट में नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं उसके लिए।
टाइम ऑफ कलेक्शन, साइट ऑफ कलेक्शन, कहां से कलेक्ट किया गया, सी शोर है या लैंड है या वाटर है ना, ये सब। और सबसे बड़ा हर्बेरियम कुछ दिया है क्या एनसीईआरटी में बच्चों? No, sir. ओके फाइन। तो पहला टूल हो गया आपका हर्बेरियम, दूसरा टूल इज व्हाट, बॉटनिकल। सर हाँ सर हर्बेरियम में लोकल नेम ऑफ द स्पीशीज भी लिखना पड़ेगा ना? यस यस यस, नेम ऑफ द कलेक्टर। एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा दोस्तों, यही लिखता हूं, लोकल नेम। परफेक्ट Sir, season. सर बोटैनिकल नेम। टाइम और सीजन इसी में कर देता हूं, टाइम एंड सीजन, लोकल नेम ऑफ और द सर प्लांट। उसका बोटैनिकल बॉटनिकल नेम भी? सारा टेक्निकल नेम, लोकल नेम सारे लिखने पड़ेंगे, लेकिन सारे नाम, बॉटनिकल नाम तो बाद में पता लगेगा अपने को, है ना। कलेक्ट करते समय लोकल नेम हो सकता है, बाद में बॉटनिकल नेम भी हो जाएगा। अग्री? यस सर। बॉटनिकल गार्डन, अब इसको समझते हैं। मैंने देखा है एक, आपने कभी देखा है चंडीगढ़ का किसी ने रॉक गार्डन? नहीं देखा। आई एम फॉन्ड ऑफ सच टाइप ऑफ गार्डन। मैं अपनी लाइफ में बच्चों 14th वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख चुका हूं, 14। मुझे बड़ा मजा आता है टाइगर की सफारी करने में, लाइव टाइगर को देखने में। वो पिकॉक बारिश के दिनों में अपना पूरा खोल कर डांस कर रहा होता है ना, वेरी फॉन्ड ऑफ। एवरी समर आई यूज्ड टू गो बिफोर दिस कोविड पेंडेमिक, एवरी समर आई यूज्ड टू गो टू अ नेशनल पार्क। क्योंकि वो गर्मी के दिनों में क्यों जाते हैं? क्योंकि टाइगर पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, तो आसानी से ट्रैप हो जाता है, आप देख सकते हैं, बहुत मजा आता है। मैंने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन भी देखा, रोज गार्डन भी देखा। यू कांट इमेजिन द वैरायटी ऑफ रोजेस। I saw the dark yellow to dark red to black to green to blue and what not. इतने जबरदस्त रोजेस के कलर मैंने देखे, and on every rose they have written they wrote their specific name, genera name and their classification, कि which classes belong to which। भाई क्लास तो सबकी एक ही होगी, बट इन जनरल उन्होंने सारी चीजें लिख कर रखी। सो इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट। भाई मेरा इंटरेस्ट है, मुझे एक रोज का प्लांट कहीं पर मिला और मुझे समझ में आया कि यार इस टाइप का रोज तो कहीं होता ही नहीं, इस टाइप का रोज तो कहीं होता ही नहीं। अब मैं पहुंच गया रोज गार्डन चंडीगढ़, वहां के सारी कम्युनिटी से मैं बात किया, रिप्रेजेंटेटिव से बात किया, उन्होंने मैच किया और बताया सर ये तो ये वाला प्लांट है। यानी विद दिस कलेक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन which is a natural area, which is a natural premises, herbarium is an artificial one, herbarium is an artificial one, whereas botanical garden is natural one। तो वहां पर उन्होंने मुझे बता दिया सर आप जैसा प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप जो ये प्लांट लाए हैं ये तो इस टाइप का प्लांट है, ये तो क्लास ये है, जेनरा ये है, स्पीशीज ये है। सो दे क्लासिफाई दैट स्पीशीज। सो बॉटनिकल गार्डन इज अ वेरी गुड नेचुरल सोर्स to identify and classify any plant species. It's what natural one. It's what natural one. Second, it is in vivo. In vivo method. अब in vivo method का मतलब होता है बच्चों, दो मेथड होती है, in vivo method and in vitro method. When you conserve, or I should say when you try to protect any species in their natural environment, then it is in vivo. But if you conserve them outside their natural habitat, then it is in vitro. Like example के लिए बताओ, टाइगर हिंदुस्तान से खत्म हो रहे थे, तो टाइगर को कंजर्व करने के प्रयास किए, फिर टाइगर को बचाना पड़ेगा, नहीं तो टाइगर एकदम से खत्म हो जाएगा। और कोई भी एक स्पीशीज बच्चों यदि नेचर से लॉस होती है ना, तो नेचर का एक लॉस नहीं है केवल, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। टाइगर खत्म हो जाएंगे तो डियर बढ़ जाएंगे, डियर बढ़ जाएंगे तो प्लांट कम पड़ जाएंगे, प्लांट कम पड़ जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम पड़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम पड़ जाएगी तो इंसान मारा जाएगा।
यानी हर एक प्राणी का इकोसिस्टम में होना बहुत जरूरी है। बहरहाल, तो टाइगर को कंजर्व करने के प्रयास किए गए। अब दो तरीके से कर सकते थे, या तो आप टाइगर्स को जू में ले आओ, पिंजरे में बंद कर दो, केज में रख दो और वहां उसकी ब्रीडिंग कराओ, मैटिंग कराओ और टाइगर्स पैदा करवाओ। एक ये तरीका था। दूसरा, वो जहां मिलते हैं वहां एक नेशनल पार्क बना दो, बाउंड्री से सराउंड कर दो और उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दो, ताकि वो नेचुरली सब काम करता रहे लेकिन आपकी निगरानी में रहे। तो नेशनल पार्क है इन वीवो, क्योंकि टाइगर को आपने उसके नेचुरल प्लेस में रख के कंजर्व किया, और केजेस में जो बंद किया, चिड़ियाघर में जो लाए, जू में जो लाए, वो आपने कंजर्व किया इन विट्रो। तो जो आर्टिफिशियल किया जाएगा वो इन विट्रो, जो नेचुरल होगा वो इन वीवो। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. यानी पांडे जी एक बात समझ में आई मुझे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर नासिक। नासिक के। अपना मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और अपने को हॉस्टल में रहना पड़े, तो हॉस्टल वाले जो अपने को रख रहे हैं वो इन वीवो रख रहे हैं कि इन विट्रो रख रहे हैं? सर इन वेट्रो, मतलब सर आप। अरे चुलबुल पांडे, इन वीवो, इट इज इन वीवो। क्यों इन वीवो पांडे जी? क्योंकि आपको आपके जैसा घर में मिलता है वैसा ही तो मिल रहा होगा ना। हाँ, खाने में दाल में पानी ज्यादा होगा, सब्जी में पानी ज्यादा होगा, लेकिन पिंजरे में बंद रख के तो नहीं कर रहे। सर तो टाइमिंग भी होता है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। हाँ? सर घर पे फ्रीडम मिलता है, वहां नहीं मिलता है, तो एक तरफ का वही हो गया ना कि पिंजरे में ही रह रहा है। हाँ, तो भैया उसको पिंजरे में मत समझो। पिंजरे में तो वो होता है जब आपको बिल्कुल बाहर ना निकलने दिया जाए। एक होता है एक्वेरियम की फिश और एक होता है बड़ा सा एक्वेरियम जो नेचुरल इसमें। समुद्र में पाई जाने वाली मछली इन वीवो है, लेकिन वही मछली वही पानी मैं अपने घर में ले आया तो वो क्या हो गया? इन विट्रो। क्योंकि मैं उसे खाने के लिए वही दे रहा हूं जो मैं दे रहा हूं, नेचुरल कोर्स में नहीं मिल रहा है। अग्री? अग्री? यस सर। तो तीसरा पॉइंट हुआ भैया इसका कि इंफॉर्मेशन इन लिविंग मोड, यस और नो? भाई ये तो आपने डेड करके लाया था, ये तो प्रेस कर दिया था, दो कागज के दो पेपर के बीच में फंसा दिया था, लेकिन ये कैसा है? लिविंग मोड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। और फोर्थ पॉइंट कहता है सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन इंडिया का कौन सा? अरे कुछ नहीं, Howrah. तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो बच्चों। और पूरे Howrah. विश्व का कौन सा? Cave, Lucknow. England. Q. सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट बात करते हैं म्यूजियम। क्या लगता है, इन वीवो की इन विट्रो? In vitro. In vitro. परफेक्ट। और इसमें तो क्या होगा, बॉटल में प्रिजर्व करना पड़ेगा ना। म्यूजियम में एक फिश मैंने पकड़ी, उसको पानी में रख के उसको प्रिजर्व रखना है, जिंदा नहीं रखना है, मार के रखना है। यहाँ लिविंग का मटेरियल था, यहाँ कैसा है? नॉन लिविंग। लिविंग बट प्रिजर्व्ड। उसको प्रिजर्व रखा। तो प्रिजर्व रखने के लिए जिसका यूज करते हैं बच्चों, वो होता है फॉर्मेलिन। होता है फॉर्मेलिन, 40% फॉर्मेलिन। जैसे इजिप्ट में ममीज रखी जाती है ना, ममीज, उसको स्टफ कर दिया जाता है, मसालों से भर दिया जाता है, शरीर को लेप लगा दिया जाता है, तो वो बॉडी एज इट इज रहती है। तो वैसा ही यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। परफेक्ट। यदि बड़े एनिमल हो
If big animals, anyone? Stuff. Stuff. Perfect. Then stuffing की जाती है. जैसा बड़ा कोई बर्ड मिला तो बर्ड को ऐसा कट लगा के उसमें स्पाइसेस भर दिए जाते हैं ताकि पूरी बॉडी उसकी प्रिजर्व हो जाए. इस तरीके से बड़े एनिमल को स्टफ कर दिया जाता है. लेकिन छोटा हो तो इंसेक्ट हो कोई तो Dry fish. Pinning. पिनिंग. परफेक्ट. पिनिंग मतलब क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा स्लाइड लेते हैं, ऐसा इस तरह का स्लाइड लेते हैं, और एक इंसेक्ट है तो उसको यहां पर उसका एक आर्म ऐसा करके पिन कर दिया जाता है, इधर से एक आर्म पिन कर दिया जाता है, इधर से एक आर्म पिन कर दिया, इधर से एक आर्म, दोनों हाथों को पिन कर दिया जाता है, दोनों पैरों को पिन कर दिया जाता है. डेड तो हो ही गया है और एज इट इज फॉर्मेलिन में डाल दिया जाता है, तो कांच में से बढ़िया सा ऑर्गेनिज्म पूरा दिखने लगता है. दैट इज स्पेसिमेन. अग्री? Yes, sir. हाँ, कोई बोला, कोई डाउट किसी को? हर्षवर्धन. Yes, sir. Sir, the compound which causes dead bodies to stink is formalin only, right? यस. Okay, sir. ओके. देन और कुछ इसमें तो मुझे नहीं लग रहा म्यूजियम में. बस एनसीईआरटी का कोई पॉइंट होगा तो आपको पढ़ना है उसमें, है ना. मेरे पार्ट में कुछ नहीं छूटा. नेक्स्ट इज, Collections of skeletal. हाँ, म्यूजियम में स्केलेटन भी हो सकता भैया, बिल्कुल ठीक हो. 5th पॉइंट में यहां लिख देता हूं स्केलेटन, क्योंकि स्केलेटन में अपने आप में म्यूजियम में रखा जाने वाला चीज है ना. ज़ूलॉजिकल पार्क, द नेक्स्ट वन इज, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था. लेकिन इन पार्क का मतलब होता है केवल जूस. इन्होंने केवल जू के बारे में बोला है, ना कि नेशनल पार्क. तो ज़ूलॉजिकल पार्क अलग है, नेशनल पार्क अलग है. जो मैं आपको बताया कि ओपन टाइगर एंड देयर सफारीज एंड इट्स वेरी कहना चाहिए एक्साइटेटरी वो होता है टाइगर को लाइव देखना, बट वो सब नेशनल पार्क है. दिस इज नॉट ज़ूलॉजिकल पार्क. ज़ूलॉजिकल पार्क मतलब जूस, और जो जूस होते हैं वो क्या होंगे, इन विट्रो की इन वीवो? In vitro. In vitro. In vitro. और ज़ूलॉजिकल पार्क में तो कुछ वैसे विशेष बात नहीं लिखी होगी एनसीईआरटी में. आई डोंट हैव एनसीईआरटी राइट नाउ. ज़ूलॉजिकल पार्क में आई डोंट थिंक कुछ लिखा होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज की थोड़ा सा समझना पड़ेगा. देखिए बच्चों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना हो, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना हो, कैटेगराइज करना हो इन कैटेगरीज में, तो मैं स्टेटमेंट का यूज करता हूं. आप मेरे पास लेकर आए, आपको बड़ा इंटरेस्ट आया टैक्सोनॉमी में, आप मेरे पास लेकर आए, पांडे जी मेरे पास ले आए कि सर देखिए किस टाइप का ऑर्गेनिज्म मिला मेरे. मैंने कहा भाई दिखा, अपन भी देखते हैं. वो लेकर आया तो मैंने कहा एक काम कर, अपन ऐसे तो नहीं पहचान पाएंगे, अपन एक क्वेश्चनर बनाते हैं. बोले सर कैसा क्वेश्चनर? मैंने कहा मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताता जा, अपन देखते हैं किस में रखा जाए. इसने इधर रख दिया, मैं इधर बैठ के लिखने लगा. मैंने इससे पूछा क्या इसके पैर हैं? उसने कहा हाँ. क्या इट हैज 2 ears? उसने कहा हाँ. इट कैन मूव? यस. इट कैन रेस्पायर? यस. यू कैन अंडरस्टैंड. मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस पर ये पता लगाने की कोशिश की कि यार ये ऑर्गेनिज्म कौन है. मैंने पूछा इज इट टेल्ड? इसने कहा यस. तो मैंने फाइनल कर दिया इंसान तो नहीं है, इंसान तो नहीं है. फिर मैंने पूछा टेल्ड, लेंदी टेल? इसने कहा हाँ. अब या तो वो बचा अपना मंकी या रैट. फिर मैंने पूछा मेमोरी ग्लैंड? बोला यस. तो मैं अभी दोनों मेमोरी ग्लैंड क्योंकि दोनों में लिया है. फिर मैंने पूछा क्या कहना चाहिए इसको, 4 मतलब 2 हाथ और 2 पैर दोनों में होते हैं, है ना. कुछ ऐसा कैरेक्टर मैंने इससे पूछा जिससे मुझे पता लग गया यार हाँ. मैंने पूछा हिप हॉप, तो हिप हॉप तो दोनों करते हैं, दोनों छलांग लगा सकते हैं. बट मैंने पूछा ट्री ड्वेलर्स, क्या ट्रीज पे रहता है? क्या ट्रीज पे रहता है? इसने बोला नहीं. तो मैंने फाइनल कर दिया कि ये रैट है ना कि मंकी.
That means based on some statements, based on some statement which is known as lead, based on some statement which has only two options, either yes or no. These two options are known as couplets. जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर टेस्ट पेपर कब है? तो मैंने उससे सवाल पूछे, यू आर रेजोनाइट? यस. मैंने सवाल पूछा, यू आर फ्रॉम मेडिकल और इंजीनियरिंग? बोला मेडिकल. फिर मैंने पूछा ए बैच कि बी बैच? बोला बी बैच. फिर मैंने सवाल पूछा मेल और फीमेल? बोला मेल. अब मेरे समझ में आ गया कि यार ये कौन से ग्रुप का कौन सा बच्चा है. मतलब कहीं ना कहीं इन स्टेटमेंट से, जिसके केवल दो ऑप्शंस हो सकते हैं, जिन्हें कपलेट कहते हैं, स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, तो लीड और कपलेट से आपको एक चाबी मिल जाती है, ताला खुल जाता है कि आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे. डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. I should say, do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Perfect, perfect. लेकिन बच्चों, ऐसी टैक्सोनॉमिक कीज दो टाइप की होती है. एक होती है ब्रैकेटेड की, एनीवन? Intended. एंड वन इज Highlight. इंटेंडेड की. ऐसा कोई लीड जिसके केवल लिमिटेड ऑप्शंस हो, जिसके केवल लिमिटेड ऑप्शंस हो वो ब्रैकेटेड की, जिसके अनलिमिटेड ऑप्शंस हो वो इंडेंटेड की. लाइक मैंने एक लीड लिया कि क्या वो ऑर्गेनिज्म के दांत हैं, टूथ हैं? आपने कहा हाँ, लेकिन टूथ होने के केवल 3 ही पैटर्न है, एक्रोडोन, प्लूरोडोन और एक और कोई पॉलीफाइडोन, आई थिंक एक्रोडोन, प्लूरोडोन एंड वन मोर. यदि उसके 3 ही लिमिटेड ऑप्शंस, तो दैट इज व्हाट ब्रैकेटेड वन. लेकिन मैं ऐसा कोई सवाल आपसे पूछूं कि क्या वो मूवमेंट करता है? अनलिमिटेड ऑप्शन है. मूवमेंट करने का अनलिमिटेड ऑप्शन. वो मूवमेंट वाटर करंट के साथ भी कर सकता है, वो मूवमेंट एयर के साथ भी कर सकता है, लाइक बैक्टीरिया. वाटर करंट के साथ कर सकता है, लाइक फिश. वो मूवमेंट एयर से कर सकता है, लाइक लीफ, ट्रीज की लीफ. वो हाथों पैरों से भी चल सकता है, लाइक मस्कुलर मूवमेंट, लाइक फ्लैजेलर मूवमेंट, लाइक अमीबा चल सकता है, सीलियरी मूवमेंट. यानी सो मेनी ऑप्शंस, then that is unlimited. If 1 or 2 options, then it is limited. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. And the last one is monograph and catalog. Monograph and catalog. और भी इसमें फ्लोरा सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में. फ्लोरा और क्या दिया है? मोनोग्राफ, कैटलॉग, फ्लोरा और एक और दिया है बच्चों कुछ तो. मैनुअल्स. परफेक्ट. तो इनके भी सबके अपने अपने कैरेक्टर है. जैसे मोनोग्राफ, ये केवल आपको एक स्पीशीज के बारे में बताएगा, अबाउट सिंगल स्पीशीज, इसलिए तो नाम मोनोग्राफ. फ्लोरा जो है वो इंडेक्स बताता है, आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. मैनुअल जो है वो हैबिटाट बताता है, लिखा हुआ है सब. मतलब इस तरीके से कुछ आपको ऐसे एड्स और ऐसे टूल्स पढ़ने हैं जिसके थ्रू इट बिकम्स इजी टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म. डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? डॉक्टर्स बोलो, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I tried my level best to deliver this boring topic in a very interesting way. I tried my level best क्योंकि इसमें सारा का सारा लर्न करना पड़ता है.
लेकिन कहीं थोड़े थोड़े कंसेप्ट लगते हैं, लाइक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज डिक्रीज, ये बहुत काम की चीजें और यहाँ पर लगते हैं कंसेप्ट। तो कहीं पर कुछ कंसेप्ट लगना था वो मैंने बता दिया, कहीं पर लर्न करना था वो मैंने आपको पहलू पहलवान करके बता दिया। परफेक्ट। Yes, sir. So in that way, I hope this chapter is finished. खुशी अहिरे कह रही है, please explain monograph. Okay. Let me share an image. एक इमेज आपके साथ शेयर करता हूं. Just wait. Just wait. I'm sharing an image with you. Just one minute, searching this image so that this will be very easy. Anyone can share that NCERT lines for monograph? Khushi, Yes, sir. can you share? Yes, sir. वो जो 4-5 लाइनें लिखी हैं एनसीईआरटी की, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही मैं बताऊं तो ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे बच्चों. आई एम ट्राइंग टू सर्च, इट वाज समहाउ मिस्ड. Okay, if anyone can share, it will be very easy. समय खराब नहीं होगा बच्चों अपना. Anyone can share? Doctors? Sir, I am on a laptop, so I don't think I can. No problem. आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे डीसी नंबर पर, I don't actually right now I don't have that. Sir, I sended you on WhatsApp. बच्चों आपको शेयर नहीं करना है, इस ग्लोरी इस पे शेयर, हाँ ठीक है चलो इस पे शेयर कर दिया, ठीक है चलेगा. ग्लोरी ऐसे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. परफेक्ट परफेक्ट चलेगा. वैसे मुझे व्हाट्सएप कर देते तो मैं शेयर करता, ज्यादा इजी हो जाता, तो हैंडलिंग मेरे पास बस. ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट मूव इट, डोंट मूव इट. ओके, यहां लिखा है बच्चों, flora, manuals, monograph and catalogs are some other means of recording descriptions. They also help in correct identification. आप लोगों को जो अभी दिख रहा होगा छोटा दिख रहा होगा थोड़ा सा ना. Try to stretch it. मुझे शेयर किया है किसी ने? सर मैंने किया है. ओके. ग्लोरी इसको, हाँ बस ओके. डीसी नंबर पर किया बेटा? हाँ सर. नहीं, I didn't receive डॉक्टर. पूरा आपने किया है? हाँ सर. पूरा बेटा तूने मेरे रेगुलर नंबर पे किया बच्चे. मेरा डीसी नंबर दिया है फिर भी मैंने तुम लोगों को. गजब करते हो तुम लोग यार. Sorry sir, that I have saved only one name. So मैंने आपसे कई बार कहा है कि मेरा डीसी नंबर सेव करो ताकि तुम्हें डीसी क्लास में I hope screen is visible to everyone. Is it?
Flora, manuals, monograph, and catalogs are some other means of recording descriptions. They also help in correct identification. Flora contain the actual account of habitat. Flora क्या बताता है? Habitat. और क्या बताता है? उसका इंडेक्सिंग. मैनुअल बताता है उसकी इंफॉर्मेशंस. और मोनोग्राफ केवल एक किसी टेक्सा की इंफॉर्मेशन को बताता है. मोनोग्राफ का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, खुशी, ग्राफ मतलब उसकी अकाउंटिंग. सो मोनोग्राफ कंटेन ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सॉन. आपको नीट के लिए स्टेटमेंट ध्यान रखने बस, क्योंकि सवाल क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन? आंसर में दिए जाएंगे ऑप्शंस, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग. खुशी, क्या आंसर होगा? फ्लोरा. अरे एक टेक्सॉन की जानकारी देने वाला मोनोग्राफ. Monograph. Which of the following give the index to the plant species? Anyone? Plant species का इंडेक्स कौन बताता है? फ्लोरा. फ्लोरा. Flora. एक्चुअल हैबिटेट कौन बताता है? मैनुअल. मैनुअल. नहीं, फ्लोरा. फ्लोरा ही है. Yes, sir. Flora. हाँ, बस नजर हटी और दुपट्टा घटी. मैनुअल तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स है. ओके. अरे ओके. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. चलिए, तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा. अंडरस्टूड दोस्तों? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. So in that way, Sir, हाँ, एक्सक्यूज बोलिए. सर डीपीपी सॉल्व करने इस लेसन के. हाँ, मैं ये बता दूं इसमें बच्चों, इस चैप्टर के डीपीपी और मॉड्यूल पे मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्ट लर्निंग पार्ट. इसमें मैक्सिमम पार्ट लर्निंग पार्ट, समझने वाला जो कंसेप्ट वाला पार्ट आएगा अब शुरू होगा इसके बाद, एंड दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. सो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूं कि हमें पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर हमने उसकी डीपीपी मॉड्यूल. इसको तो तुम लगाते रहो. इस चैप्टर की डीपीपी एंड मॉड्यूल्स यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग, क्योंकि मोर इज लर्निंग, लेस इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर, वेरी नेक्स्ट डे हमारी जो भी अगली क्लास होगी दोस्तों, उसमें मैं मिलूंगा आपको बायोमोलिक्यूल के साथ, हायरार्किकल लेवल, और वो समझने वाला पार्ट है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव and go through the chapter reading from NCERT for biomolecule. Agree? यस सर. चलिए, तो अभी नेक्स्ट में इसमें और कोई पार्ट समझने वाला हो तो बताओ, अदरवाइज मैं इसकी इमेज शेयर करूं और अपन आगे हाँ? बढ़े. बायोमोलिक्यूल. एक्सक्यूज मी सर. हाँ स्वराज बोलो. सर वो की में लीड का मीनिंग क्या है? लीड मतलब स्टेटमेंट होता है. लीड मतलब स्टेटमेंट और कंप्लीट मतलब उसके ऑप्शंस. ओके सर. ओके. सर हाँ बोलो. एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सेंड कर रहे हैं. एनसीईआरटी का क्या? सॉल्व करना है सॉल्यूशन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करनी वो भी बता रहा हूँ. रुको अभी, वो भी बता. I shared the image. Okay. इसे मैं बताता हूं बच्चों और अगला शुरू करता हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि हर चैप्टर के बाद डीपीपी डिस्कशन होना चाहिए, मॉड्यूल डिस्कशन होना चाहिए. वो मैं करूंगा जरूर, लेकिन उसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं.
आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें। जो नए ज्वाइन हुए हैं, कुहू है, अयान है, और भी कुछ 2-3 बच्चे हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, वो दोनों तीनों वीडियोस को ध्यान से देखें। ये चैप्टर ऐसा नहीं था कि हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ये सिर्फ सुनोगे आप तो काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगला चैप्टर कोई और संगी साथी ज्वाइन करना चाहता हो तो ये दिन 2 दिन में उसे ज्वाइन करवा दो बच्चों, क्योंकि इसके बाद जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वो वीडियो देखने से नहीं होगा सर। तो यदि कोई हो जान पहचान में जो विचार कर रहा हो या लेना ही चाह रहा हो, उसे बोले कि अभी वो ज्वाइन करे। द रीजन इज बायोमोलिक्यूल जैसा चैप्टर बार बार रिवाइज नहीं हो सकता, और इसका अंदाजा कुछ लोगों को है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। मैं सही कह रहा हूं पूरा भाई? Yes, sir. कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं चलिए, क्या लगता है? मुझे लग रहा है यार मैं शुरू करूंगा और खत्म हो जाए। कितना बच गया? Sir, 18. 2-3 मिनट की बात है, जनरल डिस्कशन करते हैं बायोमोलिक्यूल का लेकर, और उसके बाद फिर आपके कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करते हैं, एंड देन वी विल सम ऑफ द सेशन। आज 7:30 बजे आपका एक सेशन है टाइप स्कूल को लेकर। डू यू नो दिस? Yes, sir. Yes, sir. अपने पेरेंट्स के साथ बैठिएगा बच्चों, और अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि बिंदास सारी बातें पूछे, जो भी उन्हें लगती है वो सारी डाउट्स क्लियर कर लें। चलिए, मैं बायोमोलिक्यूल की बात करता हूं बच्चों। मैंने आपसे हायरार्की में एक बात कही थी, इनफैक्ट अभी उसको यदि मैं थोड़ा सा, अयान आर यू देयर? Yes, sir. If we study the living system, then we have to start with cell. Am I right? Then it comes to tissue. Then it comes to what? अरे बोलो बच्चों। ऑर्गन Organ system, organism. और यदि मैं आपसे कहूं तो पूरी बायोलॉजी तो हम इसी की तो पढ़ रहे हैं। Am I right? Yes, sir. मतलब कहीं ना कहीं जिस सेल को मैं कहता हूं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उस सेल को यदि मैं कहूं कि ये लिविंग स्ट्रक्चर है तो यू हैव टू बी एग्री, क्योंकि पूरा लिविंग का सिस्टम इसी पर बेस्ड है, इसीलिए तो इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों मजे की बात, इस लिविंग को लिविंग बनाने वाले सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग में पाए जाने वाले एटम्स, नॉन लिविंग में पाए जाने वाले कंपाउंड, नॉन लिविंग पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स, ये सब इसकी एनर्जी का सोर्स है। लाइक एक एटीपी मॉलिक्यूल, लाइक एक सोडियम आयन एटम, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक विटामिन्स। यार ये सब के बिना तो जीवन चल ही नहीं पाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली these all are what? Non-living. Non-living. लेकिन ये मॉलिक्यूल्स यदि सिस्टम को लिविंग बनाते हो तो क्यों नहीं इन सिस्टम्स को अयान भाई क्या कह दिया जाए? Biomolecule. Because these are the molecules that makes the system living. और बायोस मतलब क्या होता है? बायोस मतलब क्या होता है? लिविंग। सो दैट मीन्स हमें ये पढ़ने के पहले ये तो पढ़ना पड़ेगा ना कि उसको लिविंग बनाता कौन है। तो अभी हमने पहले नंबर पे पढ़ा लिविंग का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग फर्स्ट चैप्टर जो है, लिविंग वर्ल्ड मैंने बताया क्योंकि मुझे बायोलॉजी बतानी, बट इस लिविंग को लिविंग बनाता कौन है? लिविंग को लिविंग बनाने वाले नॉन लिविंग। और वो किस तरह से बनाते हैं? तो उनकी एक प्रोसेस है। कैन यू टेल मी एनीवन?
Metabolism. Metabolism. Only the characteristic feature, defining property of living being is metabolism. ये मेटाबॉलिज्म ही है जो लिविंग को लिविंग बनाए हुए है, और ये मेटाबॉलिज्म ही है जो बायोमोलिक्यूल्स चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? एनर्जी देकर एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी लेकर डिकार्बोक्सिलेशन के फॉर्म में, और व्हाट नॉट। दुनिया जहां की रिएक्शंस एंजाइम करवा रहा है, दुनिया जहां की रिएक्शन विटामिन कर रहे हैं, तो ऐसी अप्रोच, बात को समझिएगा, ऐसी अप्रोच, स्टेटमेंट दे रहा हूं एक, physiochemical approach, physiochemical approach to biology is known as, कोई बताएगा? Reductionist biology. फिजियोकेमिकल क्यों यार? लिविंग का सिस्टम है तो फिजियोलॉजी, और केमिकल का सिस्टम है तो केमिकल। फिजियोकेमिकल अप्रोच टू बायोलॉजी, टू लाइफ इज नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में जो पढ़ा जाता है वो कौन सा चैप्टर? Biomolecules. इसलिए मैंने पहले लिविंग वर्ड पढ़ा है कि लाइफ क्या है, कितने टाइप की हो सकती है, उस लाइफ को पढ़ने में टूल्स कौन कौन से, उसकी अरेंजमेंट कैसी, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सब बताए। अब उस सिस्टम को लिविंग बनाने वाले मॉलिक्यूल तो पढ़ ले। तो मैं शुरू करूंगा इधर से बायोमॉलिक्यूल, और भावना मैडम शुरू करेंगी सेल बायोलॉजी, ताकि आपका ये पार्ट डन, ये पार्ट डन। फिर मैं शुरू करूंगा टिश्यू और फिजियोलॉजी, तो 11th आपका डन। इस तरीके से सिस्टम चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दोस्तों? Yes, sir. यस सर। Yes. आज जो नए स्टूडेंट थे, जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी हु आर द न्यू स्टूडेंट्स? Ayan, Kuhu, Yes, sir. Kuhu, are you there? Yes, sir. Anyone more? Any more new students? Sir, me, Ganesh Todarwal. गणेश तोडरवाल। और कोई नया स्टूडेंट? परफेक्ट। तो दोस्तों, धनेश, अयान और कुहू, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया आज? Yes, Yes, sir. आया। कितना % समझ में आया? कुहू, अयान और धनेश? मैक्सिमम समझ में आ गया सर। मैक्सिमम समझ। Sir, maximum. तो यदि कुहू मैडम मैक्सिमम समझ में आ गया तो इस लो, अब शांत हो गए आप लोग। क्या पाटिल साहब, क्या लगता है? जैदी भाई, आमिर साहब, क्या लगता है? अरे यार, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो पूछ रहा हूं पूरा भाई कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि ये तीनों अच्छा पढ़ रहे थे? आप अच्छा पढ़ा रहे थे। अरे यार, क्या खाएगा बोल। जस्ट जोकिंग दोस्तों, कोई बात नहीं। आप लोग यदि अच्छे से नहीं बैठते तो आप ये नहीं समझ पाते। ये मेरी ग्रेटनेस नहीं है, मैंने तो कोशिश की थी आपको अपना बेस्ट डिलीवर करने की। आप लोग समझ पाए बिकॉज आपने उस सिंसियरिटी को मेंटेन किया, आपने उस डिग्निटी को मेंटेन किया। ऑनलाइन में भी जब बैठे तो ऑफलाइन मोड में ही अच्छे से बैठा करें, कि ऑफलाइन मोड में जैसी क्लासेस चल रही हो, एक साइलेंट रूम में बैठा करें, खुशी आई रे। समझ रही हैं आप? Yes, sir. जितना इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस आप क्लासेस का मेंटेन करोगे बच्चों ऑनलाइन का, ऑनलाइन भी बहुत बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठ के बढ़िया पढ़ सकते हो। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही ऑफलाइन होगा हम लोग डेफिनेटली उसमें स्विच कर जाएंगे ऑफलाइन। अग्री? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Harshvardhan, how do you feeling now with after some lectures of physics, chemistry, math, bio? How do you feeling? Sir, absolutely amazing, sir. Perfect, perfect, Harshvardhan. We expect that we will try our best to deliver the maximum content with the very best possible way. बस आपको जितना इंस्ट्रक्शंस दिए जाए दोस्तों उतना पढ़ना है बस। और कोई भी दोस्त सहेली कोई हो उसको बोलो
यदि वो ज्वाइन करना ही है तो बायोमोलिक्यूल के पहले करें बस। चलिए, एनी मोर डाउट टू एनीवन? Yes, sir. I just had a simple doubt on the day of enrolling for biology. I was given 4 textbooks. So is it enough for 11? 4 textbooks given from Resonance? Yes, sir. On the day of enrolling with other subject books, I was given 4 textbooks. So will it be enough for 11? No, that's not sufficient for my dear. We just gave you that material that we received from head office quota. Gradually, we will, as a city will be getting unlocked, we will receive the material very soon. And as soon as it will be delivered here, we upload it on post it on the group, कि ये material आ गया है, just collect it. You need to collect almost 15 to 20 booklets of physics, 15 to 20 booklets of chemistry, and almost 15 to 20 booklets of biology. So it just, whatever material was here, it was given to you. Harshvardhan. Okay? Okay. Thank you. Perfect. sir NCERT books. हाँ जयेश, एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं दैट यू हैव टू परचेज, ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ये कोई इंस्टीट्यूट की बुक नहीं है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक, अब मार्केट खुल गया है, बुक शॉप पर जाकर आपको 2019 या 2020 में कहूंगा जो रिसेंट एडिशन होगा उसकी बुक आपने ले लेनी चाहिए। एनी मोर डाउट, एनी मोर क्वेरी? सर लिविंग वर्ल्ड का एक्सरसाइज सॉल्व करना है। हाँ, एक्सरसाइज लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर जहां भी खत्म हो रहा है उसके पीछे बच्चों को 5-7 क्वेश्चंस दिए गए, बिकॉज हमें नीट के साथ साथ बोर्ड भी क्वालिफाई करना है। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन, उन एक्सरसाइज में जो वाकई करने लायक एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज यू मस्ट नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर्स। अग्री? Yes, sir. Perfect. And one more suggestion to all of you, until unless I close the class or session, तब तक आप लोग बच्चों लेफ्ट ना किया करें। The reason is, क्या पता चलते चलते कोई इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, तो जब तक मैं एंड ना करूं, you should not leave the class. अग्री दोस्तों? Yes, sir. Yes. यस सर। चलिए, all the best. See you in the very next class with the new chapter, that is बायोमोलिक्यूल्स। Biomolecules. all the best. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.